आपने कितने ही लोगों को देखा होगा जो बहुत अमीर थे एक समय तक और आज वो गरीबी की हालत में जी रहे हैं। उदाहरण जैसे मैंने अनिल अंबानी जी का ही लिया था। वो एक टाइम पर बहुत अमीर लोगों में शुमार किए जाते थे और अभी कर्ज में डूबे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि धनवान बनना और धनवान बने रहना, इसमें बहुत अंतर होता है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और यह कैसे करना है इस पर अनेकों किताबें भी उपलब्ध है, लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी मितव्ययिता और असुरक्षा का मिश्रण। ठीक है, और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आइए दो निवेशकों की एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। उसमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। ठीक है, तो हम एक छोटी सी कहानी देखते हैं जो कि हमें ये बताएगी कि धनवान बनना एक बार और धनवान लगातार बने रहना कंटिन्यूअसली, इसमें बहुत अंतर है। जैसे कि अनिल अंबानी एक बार धनवान बन गए थे, लेकिन मुकेश अंबानी आज तक धनवान है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, आइए इस कहानी से समझते हैं। जेसी लिवरमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित होने के बाद $100 मिलियन थी। 1929 में जैसे लिवरमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष स्टॉक मार्केट में आई गिरावट जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवरमोर की विरासत को और भी सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, अक्टूबर 1929 के एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट के एक तिहाई से अधिकतम मूल्य का सफाया हो गया, जिसके दिनों को बाद में काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरोथ काफी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोते हुए जैसे ही दरवाजे पर स्वागत किया और उनकी मां इतनी व्याकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। जीवनी लेखक टॉम रूबिन्थन के अनुसार जैसी कुछ पलों के तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे, यह समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था। उस समय पे मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से क्रैश हुआ था। 1929 का टाइम था और उस समय पे लोग जिनके पैसे बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, जो कि बहुत एक्सपेक्टेशन करके रखते हैं मार्केट से, डाइवर्सिफाइड नहीं करके रखते, नहीं समझते कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चीज़ें कैसे काम करती है, मार्केट क्रैश भी होता है, तो वो सदमे में आ जाते हैं। वो अपनी पूरी संपत्ति लगा के रखते हैं दांव पर, रिस्क लेते हैं और फिर उसके बाद आत्महत्या सोचने लग जाते हैं। फिर उन्होंने अपने परिवार को यह खबर सुनाई। भाग्य की दरकार और मौलिक सूझ से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डोरोथ ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए और जो भी चाहे वह कर सकते हैं, जेसी ने कहा। डोरोथ दौड़कर अपनी मां के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लीवर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीने में विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए थे। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराश वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जर्मांस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफी समृद्धि प्राप्त की। जैसे ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो वस्तुतः हर दूसरे सफल न्यूयॉर्क निवेशी ने किया, स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसने 2 पैराग्राफ में एक दुखद अंत दर्शाया। बार्नोल्ड एच सैंडर 225 ब्रॉडवे के वकील थे। कल माउंट वर्नर की श्रीमती अब्राहम जर्मांस्की ने अपने पति को ढूंढने में मदद मांगी, जो गुरुवार से लापता थे। 50 वर्षीय जर्मांस्की जो रियल एस्टेट ऑपरेटर हैं, सैंडलर के अनुसार उन्होंने स्टॉक पर जमकर निवेश किया था। सैंडलर ने कहा कि श्रीमती जर्मांस्की ने उन्हें बताया कि एक मित्र ने उनके पति को गुरुवार को देर रात वॉल स्ट्रीट में एक स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनके सूचना देने वाले के अनुसार उनके पति की एक टिकर टैप को फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को फुटपाथ पर बिखरे हुए ब्रॉड वॉक की ओर जा रहे थे, और वह, जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम जर्मांस्की का अंत था। यहाँ हम एक अंतर देख सकते हैं।
अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जेसी लिवरमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया। वहीं इसने अब्राहम जर्मांस्की को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़े तो इनकी कहानियां फिर एक दूसरे से टकराती है। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वास से और बड़े निवेश किए। यह उनके सर से ऊपर चला गया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए और फलतः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिन के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जेसी एल लिमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाला स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता है और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से देखा नहीं गया, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा। ठीक है, वे वापस लौटे लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था लेकिन जर्मांस्की और लिवरमोर में एक समानता थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, इस अवलोकन से मिली सीख पर सब लागू होती है। और आय के हर स्तर पर संपत्ति प्राप्त करना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी बात है। तो यहाँ पर जो हमने सीखा उससे क्या समझ में आता है कि जो भी व्यक्ति आज धनवान है, ठीक है, वो अपने अच्छे फैसलों से धनवान है, लेकिन वो धनवान बना रहेगा फ्यूचर में भी। ये उसके मेंटल पीस पर डिपेंड करता है कि वो, जैसे हमने पिछले लेसन में समझा था कि एक अंतर की जो अपर्याप्तता की भूख होती है कि कुछ भी पर्याप्त नहीं है, अभी और ज्यादा पाना है और ज्यादा पाना है। और कभी कभी किसी को सफलता सर चढ़ के बोलती है, सफल हो जाते हैं तो उल्टे सीधे निर्णय लेने लग जाते हैं, फिर वो धनवान से गरीबी और बदहाली की हालत में आने लग जाते हैं। आपने कितने ही लोगों को देखा होगा जो बहुत अमीर थे एक समय तक और आज वो गरीबी की हालत में जी रहे हैं। उदाहरण जैसे मैंने अनिल अंबानी जी का ही लिया था। वो एक टाइम पर बहुत अमीर लोगों में शुमार किए जाते थे और अभी कर्ज में डूबे हुए थे, और अभी जो कुछ सालों पहले या अभी की जो रिपोर्ट है उसमें वो कर्ज में डूबे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धनवान बनना और धनवान बने रहना, इसमें बहुत अंतर होता है। अगर मुझे संपत्ति संबंधी सफलता का सार एक शब्द में देना हो तो मैं इसे उत्तरजीविका कहूंगा। जैसे कि आप अध्याय 6 में देखेंगे, 40% ऐसी कंपनियां जो इतनी सफल थी कि सार्वजनिक ट्रेडिंग कंपनी बनने को तैयार थी, समय जाते जाते अपना सारा मूल्य गंवा बैठी। फोर्ब्स की सबसे धनी 400 अमेरिकियों की लिस्ट प्रति दशक औसतन लगभग 20% का आवर्त है, जिसके कारणों में मृत्यु या किसी अन्य परिवार के सदस्य के राशि हस्ताक्षर नहीं है। ठीक है, पूंजीवाद कठिन है, लेकिन ऐसा होने के कारण कुछ हद तक यह भी है कि धन प्राप्त करना और धन बनाए रखना 2 अलग अलग कौशल है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए जोखिम उठाने के विपरीत आवश्यक है। इसके लिए विनम्रता और डर की आवश्यकता है जो आपको मिला है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है जो हमको समझना जरूरी है कि यदि हम धन कमाने के लिए उत्साहित होते हैं, मतलब हमें जब धन कमाना हो तब क्या क्या होता है कि हमें रिस्क लेना चाहिए, है ना। हर कोई बोलता है कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए, अवसादवादी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आगे बढ़ने की एक भूख होनी चाहिए। लेकिन जब हम एक टाइम के बाद धन कमा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर कोई व्यक्ति 1000 या 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो क्योंकि कम अमाउंट है तो वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। ठीक है, वो 1000 में रिस्क भी ले सकता है कि बने तो बना, नहीं तो जाए तो जाए, 1000 रुपए ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 1 करोड़ रुपए लेकर बैठा है, 1 करोड़ से जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो ये बिल्कुल भी गवारा उसको नहीं होगा कि एक बार में वो हाफ हो जाए, 50 लाख हो जाए 1 करोड़ का। वो बिल्कुल भी डिप्रेशन में आ जाएगा, वो बर्बादी की ओर चला जाएगा अगर उसका एक झटके में 50 लाख रुपए गायब हो जाए तो जब हम एक टाइम पर जब अमीर बन जाते, धनवान बन जाते, तो हमें बिल्कुल जब धन कमाने के लिए जिस स्टेज से गुजरते हैं उसका विपरीत उल्टा करना है, उसका बिल्कुल उल्टा करना है, विपरीत करना है। तब हमें साहस की जरूरत नहीं, उस समय में डर की जरूरत होती है। थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। और रिस्क के विपरीत हमें रिस्क लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा संपत्ति हो गई है, अब हमें उसे मेंटेन रखना है बस। अब उससे ज्यादा बढ़ाने के लिए नहीं, थोड़ा थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो अब ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें रिस्क नहीं ले सकते।
तो बिल्कुल विपरीत करना है जब हम धन संपत्ति कमाने में उत्साहित रहते हैं और जब हम धन संपत्ति को बनाए रखना चाहते हैं, दोनों में हमें विपरीत कार्य करना है। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि वह उतनी ही जल्दी आपसे छीन भी सकता है। इसके लिए मितव्ययिता और यह मानने की आवश्यकता है कि आप में जो कमाया है उसमें कुछ भाग्य के कारण भी है। इसलिए अतीत में मिली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। एक बार चार्ली रोज ने सिक्वाया कैपिटल के अरबपति प्रमुख के माइकल मोरिज से पूछा कि सिक्वाया को इतनी सफलता कैसे मिली। मोरिज ने बताया, दीर्घायु, यह चिन्हांकित करते हुए कि कुछ भी सी कंपनियां 5 या 10 साल तक सफल होती हैं, लेकिन सिक्वाया 4 दशक तक समृद्ध होती रही है। रोज ने पूछा, ऐसा क्यों था। मोरिज ने कहा, मुझे लगता है कि हमें व्यवसाय से बाहर होने का डर हमेशा से हो रहा था। अब रोज ने पूछा, सच में तो क्या यह डर है सिर्फ असुरक्षित व्यक्ति ही टिके रहते हैं। मोरिज, यह काफी हद तक सच है। हम मानते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अपनी ख्याति पर निर्भर होकर नहीं रह सकते हैं। हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं। हम यह नहीं मान सकते हैं कि अतीत की सफलता भविष्य की समृद्धि में परिवर्तित हो सकती है। ये सही बोला इन्होंने। और बहुत अच्छी बात हमें ये भी समझ में आती है, एक मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, जो निरमा का डाउनफॉल है। ठीक है, निरमा एक समय पर कितना बड़ा राइजिंग ब्रांड था, है ना। एक समय पे वो मार्केट लीडर हुआ करता था, लेकिन वो ऐसे डाउनफॉल हुआ उसका, ऐसे गिरा कि अब उठ ही नहीं पा रहा है। तो जरूरी नहीं कि जो ब्रांड की ख्याति जो पहले से हमें मिली है या पहले हम जितना कुख्यात थे वो आने वाले समय में भी रहे, बस उसी ब्रांड के नाम को लेकर के। ठीक है, मतलब हम कुछ भी बदलाव ना करें प्रोडक्ट में, कोई इनोवेशन ना करें, कोई मार्केट को ना समझे, रिसर्च ना करें, और बस हम ये सोच ले कि हमें तो ख्याति मिल गई, अब ये तो बनी रहेगी हमेशा के लिए। तो एक डर होना चाहिए हमारे अंदर, एक डर होना चाहिए। जब हम अच्छा पैसा कमा लेते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सा मतलब सहजता हो जानी चाहिए, थोड़ा सा अंदर शंका हो जानी चाहिए कि हाँ, इसे बनाए रखने के लिए मुझे अब बहुत अच्छे से और फूंक फूंक का कदम रखना है और मुझे बहुत अच्छे स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी उत्तरजीविका, ना तो कल, ना तो विकास, ना वृद्धि और ना ही अंतर्दृष्टि, लंबे समय तक जमे रहने के लिए योग्यता, बिना मिटे और बिना हार मानने से मजबूर होने के, यही सबसे अधिक मायने रखता है। ठीक है, यह आपकी कार्यनीति की आधारशिला होनी चाहिए, फिर बात चाहे निवेश की हो या आपके करियर या व्यवसाय की। ठीक है, ये हर चीज में लागू होता है, आपका व्यवसाय हो, करियर हो, निवेश हो, ट्रेडिंग हो, किसी भी चीज में हर जगह पे ये लागू होता है कि एक समय पर आने के बाद हमें अपने को सचेत कर लेना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पर वो जो धन संपत्ति हमने अर्जित की है वो बनी रहे और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, भले थोड़ा थोड़ा मात्रा में बढ़े। ठीक है, उत्तरजीविका मानसिकता संपत्ति के मामले में इतनी आवश्यक क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला प्रत्यक्ष है, कुछ लाभ इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए मिट जाना भी योग्य है। दूसरा, जैसे कि हमने अध्याय 4 में देखा, कंपाउंडिंग का प्रति अंक प्रज्ञात्मक गणित है। ठीक है, कंपाउंडिंग तभी काम करती है यदि आप किसी संपत्ति को वर्षों तक विकसित होने के लिए छोड़ दें। यह बिल्कुल दूध के वृक्ष उगाने जैसा है। एक साल के विकास में कुछ खास उन्नति नहीं दिखाई देती है। 10 साल का विकास अर्थपूर्ण अंतर दिखा सकता है और 50 साल तक समय कुछ पूर्णता असाधारण रच देता है। ठीक है, एक वृक्ष आता है जो कि लगाने के समझ लीजिए 1 साल तक तो कुछ दिखता ही नहीं कि उसमें कुछ उग भी रहा है। ठीक है, और अगले 10 साल तक भी वो थोड़ा ही, मतलब आधा ही तक होता है, लगता है कि वृक्ष कभी आगे बढ़ेगा नहीं। 10 साल बहुत बड़ी एक समय सीमा होती है, लेकिन अगले 50 साल में वो वृक्ष इतना बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से वो वृक्ष बढ़ जाता है। ये समझना जरूरी है कि हमने निवेश किया या किसी चीज में हमने पैसा लगाया जो कि अच्छा एसेट क्लास है, तो हमें उसे टाइम देना पड़ेगा, है ना। बिना टाइम दिए धैर्य हर चीज में जरूरी है। ठीक है, और वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि ये जो निवेश होता है ये सिर्फ एक गेम है, जो कि अधीर से धीर के पास पैसा जाता है। मतलब कि जो अधीर निवेशक है, जो जल्दी से निकालता है, जल्दी डालता है, ट्रेडिंग कर रहा है, जल्दी उसको चाहिए, उससे पैसा छीन करके जो धीर ट्रेडर है, जो एक बार लगा के बस लगे रहने दिया, अच्छे स्टॉक्स पिक कर लिए, अच्छी कंपनी, अच्छे फंडामेंटल्स देख करके एक बार उसने पिक कर लिया और उस पैसे को ग्रो होने दिया, तो वो उसके पास पैसे आ जाएंगे जो अधीर ट्रेडर है।
ठीक है। लेकिन उस असाधारण विकास को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से गुजरकर बचे रहना आवश्यक है, जिन्हें हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से कभी ना कभी अनुभव करता ही है। ठीक है। हम यह समझने में कई साल लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने निवेश प्रतिफल कैसे कमाए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कंपनियों, सबसे सस्ते स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक को कैसे ढूंढा, यह कठिन है। इससे कम कठिन और अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे ऋण के नीचे नहीं दबे। ठीक है। हम वॉरेन बफेट की सफलता, सक्सेस को तो देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा निवेश किया ये तो सबको पता है कि इस कंपनी में लगाया है। रोज दिन रात ढूंढते रहते हैं कि वॉरेन बफेट ने किस स्टॉक में लगाया है, उनका कैसा पोर्टफोलियो है, हम भी उन्हीं में लगा देते हैं और उनके जैसी ग्रो हो रही है संपत्ति और हमारी भी ग्रो होती रहेगी। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया ये देखने में बहुत कम रुचि रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी चीज को ही ना करके वो बचे रहे और आगे उन्होंने तेजी से ग्रो करते गए। तो उन्होंने क्या नहीं किया? पहला, वे ऋण के नीचे नहीं दबे। उन्होंने अपने जीवन काल की उन 14 मंदियों के दौरान घबराकर स्टॉक नहीं बेचे। ठीक है। वो अधीर निवेशक नहीं थे। कितनी भी मंदियां आई लेकिन उन्होंने घबराकर स्टॉक बेचा नहीं, बल्कि वो तो बोलते हैं कि मंदी के समय में जब लोग डरे हुए हों तब हमें लालच करना है, तब हमें और ज्यादा स्टॉक खरीदने पे ध्यान देना है। ठीक है। उन्होंने अपनी व्यवसायिक प्रतिष्ठा को दूषित नहीं किया। उन्होंने खुद को किसी एक कार्यनीति के किसी एक वैश्विक नजरिए या गुजरते प्रचलन से नहीं जोड़ा। ठीक है। वे दूसरों के धन पर कभी आश्रित नहीं हुए। सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा निवेश करने के कारण निवेश अपनी राशि नहीं निकाल सकते थे। ठीक है। मतलब वो किसी दूसरे से भी धन नहीं लो, अपनी संपत्ति को निवेश करते थे। इसमें पूरा कंट्रोल उनका ही था। आजकल कंपनियां ना फंडिंग ले लेती है, इन्वेस्टर से अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करवा लेती। अब वो इन्वेस्टर है ना लगातार उनको बोलते रहते हैं कि प्रॉफिट कब आएगा, प्रॉफिट कब आएगा। इससे भी वो कंपनियां घबराई हुई रहती है और अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाती है और कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल में आ जाती है। तो ये भी उन्होंने नहीं किया। ठीक है। उन्होंने खुद को अक्रियाशीलता नहीं होने दिया और ना ही हार मानी, सेवानिवृत्त हुए और ना ही सेवानिवृत्त हुए। ठीक है। वो रिटायरमेंट प्लानिंग उन्होंने कभी की ही नहीं। वो आज कितने साल के हो गए हैं लेकिन फिर भी एक्टिव तरीके से चीजों को करते हैं, समझते हैं, आज भी न्यूज पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम कर रहे हैं। वे टिके रहे। उत्तर जीविका ने उन्हें दीर्घायु प्रदान की और दीर्घायु 18 वर्ष से 89 वर्ष की उम्र आयु तक लगातार निवेश ने कंपाउंडिंग द्वारा अद्भुत परिणाम दिए। उनकी सफलता का वर्णन करते हुए यह एक पहलू से सबसे अधिक मायने रखता है। ठीक है। तो वो एक सफल निवेशक है, इससे ज्यादा मायने रखता है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां नहीं की और हमें ये जो हमने सीखा है इन गलतियों को हमें भी नहीं दोहराना है। अगर ये नॉलेज आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल नॉलेज बहुत सारे लोगों को जरूरत है। आज का यूथ स्कैम्स में फंस रहा है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ। अगर आप इसी तरीके के ज्ञान के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपके पास किसी माध्यम से पहुंच गया है। इससे भी शानदार शानदार नॉलेज अभी आगे आने बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।